Hello students, welcome to the lecture series of Indian Traditions, Culture and Society। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है किंगशिप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली एंशिएंट इंडिया के अंदर किंगशिप किस तरीके से हुआ करती थी, मींस राजा के बारे में बात करेंगे। उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होते थे या वो किस तरह से वर्क करती थी, एंशिएंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता था और लोगों के पॉलिटिकल आइडिया किस तरीके के थे, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंगशिप की। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द बॉडी पॉलिटिक इन द सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट developed by Kautilya. The king has been described as the head or the most important organ of the state. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कौटिल्य था उसने जो अपना एक लिटरेचर या एक बुक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो उस अर्थशास्त्र के अंदर एक थ्योरी दी गई है जिसको सप्तंगा थ्योरी बोलते हैं या सप्तंग थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम आने वाले आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सप्तंग थ्योरी में कौटिल्य ने ये बताया है, द किंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हेड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जो भी राज्य है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होगा वो कौन होगा, वो राजा होगा। द किंग परफॉर्म मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। किंग के जो फंक्शन होंगे वो मल्टी डायमेंशनल फंक्शन होंगे। The king functions involve the protection not only of his kingdom against external aggression, but also of life, property, and traditional custom against internal foes. फंक्शन में ये बताया गया है कि राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोटेक्शन की है। प्रोटेक्ट किसको करना है? अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना है, और साथ में ही लोगों की जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, या जो राज्य में ट्रेडिशनल कस्टम्स चले आ रहे हैं उनको भी बचाना है। ठीक है, अब बचाना किससे है? या तो एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है या इंटरनल एग्रेशन से बचाना है। मान लीजिए राज्य के ऊपर किसी दूसरे राज्य ने अटैक कर दिया तो उससे तो बचाना ही बचाना है, साथ में स्टेट के अंदर जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आंतरिक विरोध है उससे भी अपनी प्रजा को जो है बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो राजा ने कई तरह के अपने टाइम में, बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं ये पूरी मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं और 350 या 400 बीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे कौटिल्य का टाइम था और उसी टाइम पे कौटिल्य ने जो है आपका अर्थशास्त्र लिखा था। He protected the family system by punishing adultery and ensuring the fair inheritance of family property. अब फैमिली ना टूटे एंशिएंट इंडिया में या मौर्यन एम्पायर में, तो उसके लिए राजा ने जो है एक फैमिली प्रॉपर्टी, बेसिकली जो फैमिली ब्रेक होती है वो प्रॉपर्टी को लेके होती है। जैसे घर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है और वो दो भाइयों में प्रॉपर अगर नहीं बटे तो हो सकता है दोनों में मनमुटाव हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए। तो राजा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें जो फैमिली की प्रॉपर्टी थी उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था आगे आने वाली जनरेशन में। फिर राजा ने जो विडोज हुआ करती थी राज्य में या जो ऑर्फन्स हुआ करते थे, राजा उनको एक तरह से अपना वार्ड बना लेता था, मतलब एक तरह से उनको अडॉप्ट कर लेता था और फिर उनके वेलफेयर के लिए काम करता था। अब राजा जो है ही प्रोटेक्टेड द रिच अगेंस्ट द पुअर बाय सप्रेसिंग रॉबरी, है ना। रिच लोगों को बचाने के लिए उसने अपने राज्य में रॉबरी को सप्रेस किया कि चोरी नहीं होगी, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, उसके लिए लॉ वगैरह बनाए। एंड ही प्रोटेक्टेड द पुअर अगेंस्ट द रिच बाय पनिशिंग एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन, और साथ में गरीब लोगों को बचाने के लिए कि कोई अमीर लोग जो हैं या जो रिच लोग हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, ऑपरेशन ना करें या उनका एक्सटॉर्शन ना करें, उनको परेशान ना करें, तो उसके लिए भी लॉ बनाए थे। तो राजा ने अपनी प्रजा में जो अमीर लोग हैं उनको भी बचाया, उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया, और जो पुअर लोग थे उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया। रिलीजन was protected by liberal grants to learned Brahmins and temples.
धर्म को बचाने के लिए, रिलीजन को बचाने के लिए राजा जो है कई तरह के ग्रांट दिया करता था, और बेसिकली ये जो दान दिया जाता था, ये या मंदिरों को दान दिया जाता था, या फिर जो उस टाइम पे लर्न ब्राह्मण थे, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको इस तरह के ग्रांट दिए जाते थे। द अर्थशास्त्र सजेस्ट अ टाइम टेबल फॉर द किंग्स डे। अब अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने राजा का जो है एक टाइम टेबल भी बताया है कि राजा का जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए, राजा को कितने घंटे काम करना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है, अलाउज हिम ओनली 4.5 आवर्स स्लीप एंड 3 आवर्स फॉर ईटिंग एंड रिक्रिएशन। तो टाइम टेबल में ये बताया गया है कि राजा के लिए 4.5 घंटे की नींद पूरी है, मतलब 4.5 घंटे वो सोए, और 3 घंटे जो है अपने खाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए रखे। तो 7.5 घंटे हो गए 24 घंटे में। बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो राजा किस में स्पेंड करे, जो भी डिफरेंट अफेयर्स हैं स्टेट के उनको सॉल्व करने में अपने टाइम को बिताए। ठीक है। द किंग इज टोल्ड दैट ही मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑलवेज असेसिबल टू हिज पीपल। साथ में ये भी बताया गया है कि राजा जो है हमेशा उसको न्याय के लिए काम करना चाहिए, और वो अपनी प्रजा के लिए असेसिबल होना चाहिए, ताकि अगर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो लोग इजीली राजा से मिल सकें। ऐसा ना हो कि वो राजा से मिलने जाएं, कोई प्रॉब्लम लेके जाएं और कह दिया जाए कि भाई राजा जो है अभी नहीं मिल सकते आपसे। तो ऐसा नहीं है, अर्थशास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा अपने लोगों के लिए असेसिबल होना चाहिए। ठीक। Now, according to Alteker, the position, powers, and privileges of the king have varied from age to age. In the prehistoric period, the king was only the senior most member in the Council of Peers. काउंसिल ऑफ पीयर्स का मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एल्टेकर जो एक फिलोसोफर था उसने ये बताया है कि टाइम के साथ साथ राजा की पोजीशन, राजा की पावर्स और राजा को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते चले गए। और बहुत पहले की बात करें, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो काउंसिल के अंदर जो सीनियर मोस्ट मेंबर हुआ करता था वो आगे चल के राजा बनता था। देयर वॉज अ पॉपुलर काउंसिल टू एक्टिवली सुपरवाइज हिज एडमिनिस्ट्रेशन। एक जो है पॉपुलर काउंसिल समिति हुआ करती थी। इसको, इस टॉपिक को अभी हम जस्ट इसके किंगशिप के बाद पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बताया गया है कि वो काउंसिल जो है राजा के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करती थी कि ये राजा कोई गलत तो नहीं कर रहा है। इसीलिए राजा की जो पोजीशन थी वो इनसिक्योर थी, है ना, और राजा के पास जो पावर थी वो लिमिटेड थी। ठीक है, क्योंकि काउंसिल जो है उसको क्या कर रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है। अब पावर लिमिटेड है मतलब काउंसिल सुपरवाइज कर रही है। और आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो लिमिटेड है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट उसी तरह से काम करती है जिसको उतना आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अधिकार दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड जाके इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। ठीक। फिर बात की गई है कि 500 बीसी के अराउंड क्या हुआ। 500 बीसी के बाद राजा की जो पावर थी वो एकदम से इंक्रीज होने लगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा ने सारी चीजों को अपने होल्ड में कर लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग बिकेम द इफेक्टिव हेड of the executive administration and there was no popular assembly like समिति to check it। और 500 बीसी तक आते आते जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, है ना, या ये जो समिति बनाई जाती थी, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं रही और ये ज्यादा राजा के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज नहीं करती थी, क्योंकि राजा जो है ज्यादा पावरफुल होता चला गया। फिर राजा ने धीरे धीरे जो सरकारी खजाना था या जो मिलिट्री फोर्सेस थी उनको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कैसे? थ्रू कमांडर इन चीफ एंड ट्रेजरार। भाई एक ट्रेजरार नियुक्त कर दिया खजाने के लिए और आर्मी के लिए, मिलिट्री फोर्स के लिए कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर दिया। लेकिन ये राजा के कंट्रोल में हुआ करते थे, राजा के अंडर काम करते थे। मिनिस्टर्स वर सिलेक्टेड बाय द किंग एंड हेल्ड ऑफिस एट हिज प्लेजर। जो मंत्री चुने जाते थे वो राजा के प्लेजर पे चुने जाते थे कि राजा को लगता है इसको मंत्री बनाना चाहिए तो बना दिया जाता था, है ना। द किंग प्रिसाइडेड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट्स डिसीजंस हैड टू रिसीव रॉयल असेंट। तो ये 500 बीसी के बाद की बात है। जैसे जैसे राजा की पावर्स बढ़ती गई वैसे वैसे राजा जो डिसीजन लेने लगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो थी या काउंसिल जो थी वो उसको ऐसे ही पास करने लगी कि राजा ने बोल दिया है तो ठीक है अब ये काम करना ही है। ठीक है, अब वो उसमें गलत है या सही है तो राजा के निर्णय को रॉयल असेंट मिलने लगा, मंजूरी मिलने लगी। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ministers or council of advisor have been regarded by ancient Indian political thinker as a very vital organ of the body politic। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और महाभारत के टाइम में भी देखा गया है कि राजा जो है वो अपने मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता था। ठीक है, मनुस्मृति में ये बताया गया है कि कोई एक सिंपल थिंग है, कोई सिंपल दिखने वाला काम है, वो भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है जब हम उसको अकेले करने की कोशिश करते हैं। तो इससे यहाँ ये पता चलता है कि राजा के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, एडवाइजर्स होने चाहिए, और एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो राजा को हेल्प करे। तो एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको मंत्री परिषद बोला जाता था, है ना। एंड द अथॉरिटी सजेस्टेड फिगर रेंजिंग फ्रॉम 7 to 37। इसके अंदर जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो लगभग उनका नंबर 7 से लेके 37 तक होता था। ठीक है, कोई फिक्स नहीं था, 7 और 37 के बीच में होते थे। इट सीम्स दैट द बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मंत्रिणा एंड मंत्री परिषद। और जो पूरी बॉडी थी मिनिस्टर्स की, जो भी पूरी बॉडी थी, काउंसिल थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक मंत्रिणा और एक मंत्री परिषद। मंत्री परिषद वाज द लार्ज बॉडी असेंबलिंग अ मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था, तो मंत्री परिषद को हम उससे रिजेंबल कर सकते हैं, और इसके अंदर सारे मिनिस्टर्स आते थे। और मंत्रिणा जो होती थी वो स्मॉलर बॉडी होती थी, या कोर ऑर्गेनाइजेशन होता था मंत्री परिषद के अंदर, जिसको आज की डेट में हम मॉडर्न कैबिनेट से रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कैबिनेट में जैसे जिनको मंत्रालय मिलता है वो मिनिस्टर्स आ जाते हैं सारे, तो वैसे ही एंशिएंट इंडिया में मंत्रिणा हुआ करता था। और इसके अंदर कई तरह के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते थे एंशिएंट इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, जैसे पुरोहित, प्रीस्ट, सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, या युवराज द क्राउन प्रिंस। अब ये जो काउंसिल का मेन पर्पस था वो था राजा को एडवाइस करना। ठीक है, लेकिन ये जो काउंसिल थी ये रबर स्टैंपिंग बॉडी नहीं थी। रबर स्टैंपिंग बॉडी का मतलब होता है कि राजा ने जो कहा उसको ऐसे ही मान लिया, तो ऐसी नहीं थी काउंसिल। ठीक है, जो ये काउंसलर, जो ये मिनिस्टर थे, वो फ्रीली बोल सकते थे, ओपनली बोल सकते थे, और राजा को एडवाइस दे सकते थे। ठीक है, काउंसिल ऑफन एक्सर्टेड ग्रेट पावर्स, इट माइट ट्रांजैक्ट बिजनेस इन द किंग्स एब्सेंस। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इतनी ज्यादा पावर मिली हुई थी कि अगर राजा एब्सेंट है, किसी कारणवश वो काम पे नहीं है ना, तो उसकी एब्सेंस में ये काउंसिल बिजनेस, जो दूसरे राज्यों से जो बिजनेस हो रहा है उसको ट्रांजैक्ट कर सकते थे, और राजा की एब्सेंस में ये कुछ माइनर डिसीजन भी ले सकते थे, और इसके लिए राजा से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और साथ में ये भी बताया गया है कि इनको इतनी भी पावर थी कि राजा ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो उसमें ये अमेंडमेंट चेंज कर सकते थे, या उसको पूरे तरीके से उसको रिवर्स कर सकते थे। तो ये 500 बीसी से पहले की बात है। तो जैसे मैंने बताया 500 बीसी के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, तो उससे पहले की हमने बात। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का हुआ करता था, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उसमें बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी वाज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ द मौर्यन गवर्नमेंट। मौर्यन गवर्नमेंट की एक जो रिमार्केबल फीचर है वो यही रहा है कि उसने एक ब्यूरोक्रेसी तैयार की थी। आज की डेट में अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, है ना, तो ब्यूरोक्रेसी जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर हैं उनको बेसिकली ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जो पॉलिसी वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये आपका एंशिएंट इंडिया से ही आया है, मौर्यन गवर्नमेंट से आया है। ठीक है, तो कौटिल्य ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 18 तीर्थ होंगे, हु आर कॉल्ड महामात्रा, और हाई फंक्शनरीज, जो हाई लेवल के मंत्री होंगे उनको महामात्य बोला जाएगा, और वो लगभग उनका नंबर 18 हुआ करता था, है ना। लेकिन ये जो महामात्या टर्म है ये अर्थशास्त्र में बहुत कम यूज की गई है, बल्कि अमात्या वर्ड ज्यादा यूज किया गया है। तो अभी जब हम सप्तंगा थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अमात्या टर्म ज्यादा यूज की गई। In addition to 18 seats, Kautilya provide in some detailed accounts of 27 superintendent, that is अध्यक्ष। तो कौटिल्य ने यह भी बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 तीर्थ के साथ साथ 27 अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये 27 सुपरिटेंडेंट या अध्यक्ष जो हैं कई तरह के वर्क इनको दिए जाते थे, जैसे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड काम दे दिया, है ना, मिलिट्री ड्यूटीज दे दी गई, और साथ में कुछ सोशल फंक्शन
दे दिए गए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनको काम दे दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, मौर्यन एम्पायर में वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी। तो ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती थी या राजा क्या करता था, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको कंट्रोल करता था। ठीक है। ऑल माइंस इंक्लूड पर्ल बेड्स, फिशरीज एंड सॉल्ट पेन्स वर ओन्ड बाय द स्टेट एंड वर आइदर वर्क directly with the labor of criminals or let out to entrepreneurs from whom the king claimed a percentage of output as royalty। साथ में कुछ जो अलग अलग एक्टिविटीज होती थी उनके बारे में बताया गया है कि जैसे माइन हैं या पर्ल बैड हैं जहाँ पे मोती बनते हैं, या जहाँ पे मछली पालन हो रहा है, या नमक बनाना या सॉल्ट पेन्स की बात की गई है। तो बेसिकली वो राज्य का अधिकार हुआ करता था, राज्य के अंडर हुआ करता था, और उसमें जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे, जो जेलों में बंद लोग थे, उनसे काम करवाया जाता था, है ना। या तो उनसे काम करवाया जाता था, या दूसरा था कि इस तरह के जो माइंस वगैरह पर्ल बेड हुआ करते थे उनको किसी को लीज पे दे दिया जाता था, एंटरप्रेन्योर्स को दे दिया, वो उसमें काम करवाएंगे और राजा को क्या देंगे, राजा को एक परसेंटेज देंगे रॉयल्टी की। ठीक है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया में चलता था। और इसका जो सबसे रिमार्केबल फीचर है वो मैंने आपको बताई दिया, वो क्या हुआ होता था, वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। अब लास्ट है इसमें पॉलिटिकल आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया। लोगों के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, राजनीतिक व्यू थे, वो किस तरीके के थे। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारा आज के टाइम का इंडिया है ना, उसमें आपका लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, फ्रेटर्निटी या नेशनलिज्म हो गया, जैसे स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा या राष्ट्रवाद, ये आज के प्रोडक्ट हैं, मॉडर्न एज के प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर हम इनको कंटेम्प्रेरी पीरियड, समकालीन पीरियड से इनको अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट इंडिया में इनको कोई सिस्टमैटिक एक्सप्रेशन नहीं मिला, या सिस्टमैटिक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, अलग दृष्टिकोण से इसको देखें, तो ये जो सारी चीज थी एंशिएंट इंडिया में लोगों के अंदर अल्प विकसित थी। रूडिमेंट्री फॉर्म मतलब अल्प विकसित। ठीक है। ज्यादा इसकी तरफ कह सकते हैं कि ज्यादा ये डेवलप नहीं थी। आज की डेट में डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी आपका लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी इस तरह की टर्म्स यूज की गई है। ठीक। फिर एंशिएंट इंडिया में फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे जो वेद हैं उनमें भी ये लिखा गया है कि ह्यूमन बीइंग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, और अगर कोई गुलाम है तो वो डेड के समान है ना, मतलब उससे भी गया गुजरा है। तो हु आर नॉट इंडिपेंडेंट आर वर्स देन डेड। फिर ये बताया गया जो हमारा वन आश्रम इंस्टीट्यूशन है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, कि ह्यूमन की लाइफ को 4 आश्रम में बांटा गया था। तो ये बताया गया है कि उसमें भी इंडिपेंडेंसी का ध्यान रखा गया है। तो एक व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम के दौरान रहते हुए भी, मतलब अपना गृहस्थ आश्रम तो चला ही रहा है, उसमें भी वो स्वतंत्र रूप से रहता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती जाती है, उसकी उम्र होती जाती है, और अब उसको लगता है कि वो अब अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो फिर उसके लिए एक वानप्रस्थ शुरू हो जाता है 50 साल से। तो उसमें वानप्रस्थ में वो क्या कहते हैं, एक तरह से अपनी घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के अपना वानप्रस्थ में भी रहते हुए वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। और लास्ट में संन्यास आश्रम बताया है। तो संन्यास आश्रम में बेसिकली क्या है, वो सारी चीजों को छोड़ के फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है और अपनी लाइफ को जैसे चाहे चला सकता है। ठीक है। सब जैसे बोलते हैं ना, सभी मोह माया के जो बंधन है उनसे अब वो अलग हो जाता है। फिर जस्टिस की अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर में जस्टिस, न्याय का बहुत ध्यान रखा जाता था। जैसे आज की डेट में सिविल कोर्ट होते हैं, तो उस टाइम पे जो सिविल कोर्ट हुआ करते थे उनको बोला जाता था धर्मस्थल या धर्मस्थाय, है ना। और जो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइम्स हुआ करते थे उनके लिए जो कोर्ट बनाया गया था उस टाइम पे, इस तरह के मैटर को डील करने के लिए, उनको बोला जाता था कंटा कोष्धन या कंटा कोष्धन। ठीक। उसके बाद फिर इसमें रामायण का एग्जाम्पल मिलता है। रामायण में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारी मातृभूमि है वही हमारी कर्म भूमि है, और ये जो पूरी भूमि है इसमें कई तरह के जो है धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य जो है होते हैं। तो अगर लोगों को इस तरह से उस टाइम पे बताया गया था,
तो ये शो करता है कि लोगों का अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या थी, एक बिलोंगिंगनेस, और जो उस राज्य में लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपस में क्या था, भाईचारा था। ठीक। द अर्ली सीड्स ऑफ नेशनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड इन दिस इंस्टेंट। जो रामायण से हमें बेसिकली, हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण से हमें बेसिकली जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसके बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। साथ में एंशियंट इंडिया से ही हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, है ना, ये एक मैं कहूँ रूल है या इस तरह की बातें होती हैं जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ठीक। फिर अगर हम बात करें जो प्लेटो और एरिस्टोटल, एरिस्टोटल मतलब हिंदी में उसको अरस्तु के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसे एरिस्टोटल बोलते हैं। तो ये अपने जमाने के मतलब एंशियंट इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कौटिल्य का टाइम था, उसी टाइम के ये थिंकर्स हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इन्होंने कहा है कि प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे उनके टाइम में यूरोप के अंदर भी यूरोपीय विचार ने राज्य की उत्पत्ति, सरकार के आदर्श रूप और कानून और राजनीति के आधार पर लंबे समय से दर्शन की एक शाखा के रूप में इस तरह के सवालों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि लोगों के पॉलिटिकल आइडिया कैसे होंगे, गवर्नमेंट के आइडियल्स क्या होंगे, उनके बारे में प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी बात की है ना। और इन सारे चर्चा से हमें ये पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में भी इस तरह के सवालों के बारे में सोचा जाता था। लेकिन लेकिन वहां पे एंशियंट इंडिया में जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल्स हुआ करते थे पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल फिलोसफी के। तो इंडिया में, एंशियंट इंडिया में इस तरह के कोई स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह उस टाइम पे नहीं थे, इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, है ना। तो वो बेसिकली ओरली ही चलता था, जो लोगों का राजनीतिक आइडियाज थे वो बेसिकली ओरली, या जितनी भी हम ये सब रामायण, महाभारत ये सब पढ़ते हैं, इनके बेस पे ही लोगों के पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं वो हुआ करते थे। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।